Hello students, welcome to your favorite channel You and World। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ये सेकंड चैप्टर का नाम है। आज इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हो गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया था ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कई डेवलपमेंट्स हुए। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद 1500 साल में कई डेवलपमेंट्स हुए। ऋग्वेद की रचना इसी पीरियड में हुई थी। इंडस रिवर के आसपास जो लोग रहते थे उन्होंने ही ऋग्वेद की रचना करी। नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेटो और कर्नाटका में एग्रीकल्चर वाले सेटलमेंट हुए। साउथ इंडिया के एरिया में पेस्टोरल पॉपुलेशन के एविडेंसेस मिले। फर्स्ट मिलेनियम BCE से मेगालिथ्स का सिस्टम शुरू हुआ था। मेगालिथ क्या है? डेड बॉडी को दफनाकर बड़े आकार के स्टोन स्ट्रक्चर से उनको चिन्हित करते थे। उसी स्ट्रक्चर को मेगालिथ कहते हैं। कुछ जगह पर तो डेड बॉडीज़ के साथ खूब सारे लोहे के औजार और हथियार मिले। 6th सेंचुरी BCE में प्राचीन राज्य और साम्राज्य बनने शुरू हुए थे। नए नए शहर बनने शुरू हुए थे। फिर पॉलिटिकल प्रोसेस और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में चेंजेस आने शुरू हुए। हिस्टोरियंस को ये सब कैसे पता चला? पता चलने के सोर्सेस थे इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल। इंस्क्रिप्शंस मतलब पत्थर और मेटल में खोद कर बहुत बातें लिखी गई थी या चित्र बनाए गए थे। टेक्स्ट मतलब है किताब या लेख। कॉइन्स तो जानते हो, सिक्के। जब जो राजा महाराजा बनता था वो अपने नाम से कॉइन्स निकालता था जिनमें उनकी फ़ोटो, नाम ये सब खुदे होते थे। लास्ट सोर्स मैंने क्या बताया? विजुअल मटेरियल। इसका मतलब दूसरे किस्म के सामान जैसे कपड़े, गहने, बर्तन, औजार ये सब। तो ये 4 सोर्सेस हो गए: इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल्स, जिनके ज़रिए हमें विभिन्न डेवलपमेंट के बारे में पता चला। इस लेसन के पार्ट 1 में हम 3 विषय पढ़ेंगे। नंबर 1, प्रिंसेप एंड पियादसी। नंबर 2, द अर्लीस्ट स्टेट्स। नंबर 3, एन अर्ली एम्पायर। सबसे पहले प्रिंसेप एंड पियादसी। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर जेम्स प्रिंसेप ने 2 तरह की स्क्रिप्ट की खोज करी। स्क्रिप्ट मतलब तो जानते हो ना, लिपि। तो 2 तरह की स्क्रिप्ट की खोज करी गई। किसने खोज करी? जेम्स प्रिंसेप। कौन कौन सी स्क्रिप्ट? ब्राह्मी एंड खरोस्थी। प्रिंसेप ने देखा कि बहुत जगह पर एक राजा की जिक्र है जिसको कहा गया पियादसी। पियादसी मतलब है देखने में सुंदर। कुछ इंस्क्रिप्शंस में राजा अशोक की जिक्र है। राजा अशोक के बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी लिखा है कि वे बहुत प्रसिद्ध राजाओं में से एक हैं। अगला टॉपिक है द अर्लीस्ट स्टेट्स। इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है 6th सेंचुरी BCE। क्यों? क्योंकि ये वो समय है जब प्राचीन राज्य, शहर ये सब बने थे। लोहे का व्यापक इस्तेमाल हुआ था, कॉइन्स इशू हुए थे और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे नई विचारधाराओं की शुरुआत हुई।
बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट में 16 महाजनपदस की जिक्र है। उनमें जो मुख्य है वो है वज्जी, मगध, कोशाला, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती। ये उस समय के प्रमुख महाजनपद थे। कुछ महाजनपद तो राजा के द्वारा शासित थे और कुछ महाजनपद में ओलिगार्की थी। ओलिगार्की मतलब कुछ लोगों का शासन, रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो ओलिगार्की को कैसे डिफाइन करोगे? ओलिगार्की की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? ओलिगार्की रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where power is exercised by a group of men। जहाँ ओलिगार्की का रूल था उनको गणस या संघस कहते थे। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही ऐसे संघ से बिलोंग करते थे। हर एक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, अ कैपिटल सिटी, जो कि फोर्टिफाइड होती थी। फोर्टिफाइड मतलब चारों तरफ फोर्ट्स बने हुए होते थे सुरक्षा के लिए। 6th सेंचुरी BCE में कुछ ब्राह्मण लोग संस्कृत में धर्म सूत्रज लिखना शुरू किया। इनमें राजा की ड्यूटीज़, समाज में विभिन्न वर्ग और उनके काम, ये सब लिखे होते थे। समय के साथ साथ कुछ स्टेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए, मजबूत सेना बनाकर और कुशल गवर्नमेंट के द्वारा। एक ऐसा ही मजबूत और ताकतवर महाजनपद था मगध। मगध कहाँ पर था? आज के प्रेजेंट डे बिहार में। ये सबसे पावरफुल महाजनपद था। मगध एग्रीकल्चर और आयरन ओर के लिए मशहूर था। एग्रीकल्चर और आयरन ओर से समृद्ध और विकसित था। यहाँ के वन में हाथी पाए जाते थे, जो कि मगध सेना का एक अभिन्न अंग था। गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज आवागमन का प्रमुख साधन था। मगध के प्रमुख राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंदा। अलग अलग राजा अपने विचार के अनुसार पॉलिसी बनाते थे और उनको इम्प्लीमेंट करते थे उनके मिनिस्टर्स। शुरू में मगध की कैपिटल थी राजगाह, जिसका अभी का नाम है राजगीर, जो बिहार में है। राजगाह का मतलब राजा का घर। उसके बाद 4th सेंचुरी BCE में कैपिटल चेंज हो गई पाटलिपुत्र में, जो प्रेजेंट डे पटना है। नेक्स्ट टॉपिक है एन अर्ली एम्पायर। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने साम्राज्य को बढ़ाया था नॉर्थ वेस्ट में, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान में। चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन सम्राट अशोक ने कलिंग को जीता था। कलिंग जो प्रेजेंट डे ओडिशा है। अच्छा, एक बात है, अभी हमने जो लेसन डिस्कस किया तो कुछ नए नाम पुराने नाम आए हैं ना। कितने ऐसे आए? 3 नाम आए, राजगाह, पाटलिपुत्र और कलिंग। और इनके नए नाम भी मैंने बता दिए, देख लेना। अच्छा, मौर्यास के बारे में हमने जो जानकारियाँ हासिल करी वो कहाँ से? What are the sources from which we came to know about the Mauryan Empire? ये सोर्सेस थे 4। नंबर 1, मेगास्थनीस। मेगास्थनीस का विवरण। मेगास्थनीस कौन था? एक ग्रीक एम्बेसडर था जो
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक मेंबर था। मेगास्थनीज ने बहुत कुछ लिखा था मौर्यन एम्पायर के विषय में। नंबर 2, अर्थशास्त्र। मैंने अभी बोला ना कि 4 सोर्सेस थे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। नंबर 1 मैंने बोल दिया मेगास्थनीज का विवरण। नंबर 2, अर्थशास्त्र। ये एक रचना है जिसके कुछ अंश चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य द्वारा लिखे गए थे। तीसरा सोर्स बुद्धिस्ट, जैन और पौराणिक साहित्य में बहुत विवरण मिला था मौर्य साम्राज्य का। चौथा सोर्स सम्राट अशोक ने जो इंस्क्रिप्शंस लिखे थे पत्थर और पिलर्स पर, ये इंस्क्रिप्शंस जो मिले उनसे हमें काफ़ी जानकारियाँ मिली। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस को सबसे वैल्यूएबल सोर्स माना गया। ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ज़्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल हुआ था लिखने में, मगर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में खरोस्थी, ग्रीक एंड अरोमिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ था। अशोक वो पहले राजा थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शन के माध्यम से प्रजा और अधिकारियों को ज़रूरी बातें समझाने की कोशिश करी, जैसे बड़ों का सम्मान करना, ब्राह्मण और संतों को दान देना, नौकर चाकर के प्रति दया भाव रखना और दूसरों के धर्म और संस्कार का आदर करना। ये सब थे अशोक का धम्मा। धम्मा मतलब है धर्म। प्राकृत भाषा में धम्मा बोलते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए, अशोकास धम्मा। अच्छा, अब देखते हैं साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, है ना। पूरे साम्राज्य में 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे। एक तो था पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी। उसके अलावा 4 प्रोविंशियल सेंटर्स थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी। तक्षशिला और उज्जैनी ये अच्छे व्यापार के केंद्र थे, ट्रेड सेंटर्स। और सुवर्णगिरी गोल्ड माइन के लिए मशहूर था कर्नाटक में। सुवर्णगिरी का वर्ड मतलब तो जानते हो ना, वर्ड मीनिंग द गोल्डन माउंटेन, सोने का पहाड़, सुवर्णगिरी। खबर पहुंचाना, आवागमन ये लैंड रूट और रिवर से होता था। सेना सुरक्षा बहुत अच्छी थी। मेगास्थनीज ने जो रिपोर्ट लिखी उसमें ये बताया, सेनाओं को चलाने के लिए एक कमेटी और 6 सब कमेटी बनी हुई थी। ये 6 सब कमेटी के काम कुछ इस प्रकार के थे। एक तो नेवी को संचालित करती थी, दूसरी ट्रांसपोर्ट संभालती थी, तीसरी फुट सोल्जर्स को देखती थी, चौथी हॉर्सेस को, घोड़ों को देखती थी, 5वीं रथों को देखती थी और 6ठी हाथियों को देखती थी। दूसरी सब कमेटी के पास दूसरे काम भी होते थे, कई प्रकार के काम होते थे। बैलगाड़ी करके सैनिकों का भोजन वो सामान पहुंचाना, पशुओं का खाना पहुंचाना, सैनिक और शिल्पकारों के लिए सेवकों को नियुक्त करना, ऐसे बहुत काम होते थे। अशोक अपने साम्राज्य में एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए धम्म का प्रचार किया। दूर दूर तक धर्म की बातें पहुंचाने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स की नियुक्ति करी, जिनको कहा जाता था धम्मा महामाट। मौर्य साम्राज्य इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। यहाँ की मूर्तियाँ, यहाँ के इंस्क्रिप्शंस बहुत ही प्रेरणादायक थे। मौर्य साम्राज्य 150 साल तक ही चल पाया था।
और ये पूरे भारत में भी फैला हुआ नहीं था। 2nd सेंचुरी BCE के आते आते यहाँ नए नए राज्यों की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य के बारे में हिस्टोरियंस ने जो खोज करी थी 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में, तब भारत ब्रिटेन के कंट्रोल में था, ब्रिटिश एम्पायर का कॉलोनी था। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस को हिस्टोरियंस ने स्पेशल वैल्यू दिया। ये और राजाओं से डिफरेंट थे। सम्राट अशोक पावरफुल भी थे और विनम्र व दयालु भी। इसलिए 20th सेंचुरी के नेशनलिस्ट लीडर्स ने भी सम्राट अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। तो बच्चों, ये था पार्ट 1 ऑफ द सेकंड लेसन किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। इसको लाइक और शेयर करना। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।